Hi, my name is Vivek Savant, and in this brief, we'll talk about inflation. Inflate means bada hua, महंगा. Inflation is a noun for inflate. Basically, inflation reduces the purchasing power of money. महंगाई के कारण आप उतने ही पैसे से कम चीज़ें खरीद पाते हो. लेकिन ये महंगाई क्या होती है? As per the economist, the basic root cause for inflation is when too much money chasing too few goods. इसका ये मतलब है जब बहुत सारा पैसा इकोनॉमी या मार्केट में होता है और ख़रीदने के लिए सिर्फ मर्यादित चीज़ें उपलब्ध होती है तो बहुत सारा पैसा थोड़े से चीज़ें खरीदने के लिए जाता है और उससे क्या होता है, उससे जो चीज़ों का दाम बढ़। अब आप पूछेंगे ये बहुत सारा पैसा कैसे आता है? आपने देखा होगा गोल्ड के वीडियो में, जब जो गोल्ड स्टैंडर्ड था तब गोल्ड और मनी का और करेंसी का रिलेशन हुआ करता था. जितना गोल्ड अवेलेबल है उतना ही करेंसी सरकार या दे सकती थी. लेकिन जब वो गोल्ड स्टैंडर्ड निकलने के बाद पैसा प्रिंट करने पे मर्यादा नहीं रही. जब भी कोई देश बहुत सारा पैसा प्रिंट करता है तो महंगाई होती है. चलो दूसरा रीज़न जानते हैं. जब डिमांड एंड सप्लाई का इम्बैलेंस होता है तो ये डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है? डिमांड वो कहे तो मांग और सप्लाई मीन्स उपलब्धियाँ. सो जब मांग डिमांड बढ़ती है तो महंगाई बढ़ती है. चलो अभी एक एक सिनारियो लेते हैं. जब किसी चीज़ की मांग बढ़ी लेकिन सप्लाई उतनी ही रही तो क्या होगा? जब मांग और उपलब्धियाँ ऊपर नीचे होती है तो उससे महंगाई होती है. जब डिमांड बढ़ती है और सप्लाई सेम रहती है तो महंगाई होती है. मीन्स मांग बढ़ी है लेकिन जो चीज़ें हैं उतनी ही है तो क्या होगा? तो वो चीज़ खरीदने के लिए उसकी डिमांड बढ़ेगी. उसका एक क्लासिक एग्जांपल है, ये है घर खरीदने आते हैं ऑक्शन में, राइट? तो ऑक्शन में क्या होता है? घर एक ही होता है, उसका एक बेस प्राइस रहता है ऑक्शन के पहले, राइट? और वो घर खरीदने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं और वो बीड करते हैं, उस पर बोली लगाते हैं कि मैं सपोज़ 100 रुपीज़ का घर हो तो मैं 120 रुपये दूंगा या 130 रुपये देगा. दूसरा बोलेगा मैं 140 रुपीज़ दूंगा. तो उससे क्या होगा? डिमांड बढ़ गई, ख़रीदार ज़्यादा है लेकिन जो सप्लाई है कांस्टेंट है, एक ही घर है बेचने के लिए, राइट? तो ये ऑक्शन का सिचुएशन है. तो ऑक्शन में क्या हुआ कि डिमांड बढ़ गई, डिमांड इज़ हाई बट सप्लाई इज़ सेम, राइट? अनदर एग्जांपल, और एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कोई सिटी में कोई कंपनी खुली और मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ओपन हुई तो क्या होता है कि बहुत सारे लोग वहाँ पे काम करने आते हैं देश से, राइट? फिर उनको रहने के लिए जगह की ज़रूरत होती है तो क्या होता है? तो घर के प्राइसेस या रेंट के प्राइसेस बढ़ते हैं क्योंकि रातों रात तो नए घर नहीं बनेंगे, राइट? तो उसको लिए टाइम लगेगा. तो सप्लाई तो कांस्टेंट है, वो घर जो है वो सीमित है लेकिन बाहर से लोग आने के कारण जब वो डिमांड बढ़ती है तो घर के प्राइस या किराए के दाम बढ़ जाते हैं. तो ये है डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस का वन एग्जांपल. जब डिमांड इज़ हाई, जब मांग हाई है लेकिन सप्लाई उतनी ही है. चलो अभी दूसरा एग्जांपल लेते हैं. जब डिमांड सेम है और सप्लाई लो होगी तो इसका मतलब है मांग तो उतनी ही है लेकिन बाज़ार में उस चीज़ों की सप्लाई कम होगी. बहुत बार आपने मीडिया में सुना होगा कि ये नेचुरल डिज़ास्टर के कारण टमाटर्स और अनियन के प्राइस बढ़ गए. तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है जब डिमांड सेम है लेकिन सप्लाई कम हुई. तो ये कैसे हो गया? जैसे सपोज़ एक फैमिली को एक महीने के लिए 1 किलो प्याज लगता है, राइट? वैसे उस सिटी में मानते कि 100 फैमिली है तो उनको कितना लगेगा महीने के लिए? 100 किलो लगेगा. और जब मार्केट में 100 किलो प्याज आता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट होता है और बाय कर सकते हैं. लेकिन सप्लाई ख़राब होने के कारण इनके इस मार्केट में 100 किलो के बदले सिर्फ 20 किलो प्याज आया तो क्या होगा? वो 100 किलो ख़रीदार तो है, 100 किलो ख़रीदार तो आएंगे हर महीना वो एक एक किलो प्याज खरीदने के लिए, लेकिन उनको 100 किलो प्याज नहीं मिलेगा. तो इसका मतलब है सप्लाई नीचे गई और डिमांड तो उतनी ही है लेकिन सप्लाई नीचे गई. तो उससे क्या होगा? वो प्याज का प्राइस बढ़ जाता है. आपने सुना ही होगा और देखा होगा कि सडनली प्याज का और टमाटर का प्राइस बढ़ जाता है, राइट? तो ये क्लासिक एग्जांपल है व्हेन डिमांड इज़ सेम बट सप्लाई इज़ लेस. चलो अभी तीसरा सिनारियो देखते हैं. जब डिमांड भी बढ़ती है और सप्लाई भी कम होता है तो क्या होता है? तो बहुत महंगाई होती है. तो इसका एग्जांपल देखेंगे तो कोविड के दौरान जब ऑक्सीजन और मेडिसिन्स की काफ़ी शॉर्टेज थी, राइट? तभी क्या हुआ? ये ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था या मेडिसिन्स मिल नहीं रही थी, काफ़ी सारी महंगी हुई थी. ये सब सारी चीज़ें
महंगी हुई थी। तो क्यों? इसमें डिमांड बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स कोविड के आगे और फिर उनको वो सब चीज़ें लगने लगी, राइट। तो डिमांड तो बढ़ गई, यहाँ पे मांग बढ़ गई ऑक्सीजन और मेडिसिन की। लेकिन सप्लाई में क्या हुआ? सप्लाई में भी प्रॉब्लम हुआ, क्योंकि सप्लाई में ये हुआ कि कंपनी रातों रात और एक ही महीने में उनका तो एक्सपांशन बढ़ा नहीं सकती, राइट। वो लोग जो उनकी कैपेसिटी है जो प्रोड्यूस करने की, वो तो बढ़ा नहीं सकती थी, इसलिए सप्लाई में उसका इम्पैक्ट आया। सेकेंड इम्पैक्ट ये आया कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, काफ़ी सारे लॉकडाउन के कारण कंपनीज बंद थी, या द वर्कर्स वाज नॉट अवेलेबल, जो कामगार उपलब्ध नहीं थे। इसके कारण कंपनियां वो मेडिसिन या ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर नहीं पाई। तो ये एग्जाम्पल हुआ जब डिमांड भी काफ़ी बढ़ गई और सप्लाई भी नीचे आ गया। तो अभी रिवर्स वे करते हैं, जब डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई उतना ही रहेगा, जब मांग कम हो जाएगी और जो उपलब्धि है वो सेम रहेगी, तो क्या अवस्थी हो जाएगी, राइट। तो क्लासिक एग्जांपल है जब बर्ड फ्लू आता है, राइट। तो बर्ड फ्लू आता है तब क्या होता है कि लोग डर जाते हैं चिकन खाने के लिए, तो वो चिकन खाना टाइम बिंग के लिए बंद कर देते हैं। तो क्या होता है कि सप्लाई तो उतनी ही है, मुर्गियाँ तो आती रहती है मार्केट में, उतनी ही आएंगी, लेकिन लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं, अभी बर्ड फ्लू के कारण हम लोग चिकन ना खाएं, तो उसका क्या होता है, डिमांड नीचे आती है। तो डिमांड नीचे जाने से तो क्या होता है कि चिकन का जो प्राइस है वो नीचे हो जाता है, राइट। तो ये हो गया डिमांड सप्लाई इम्बैलेंस के कारण होने वाली महंगाई का एग्जांपल्स। तीसरा रीज़न है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। जब कोई कंट्री, कोई देश कोई चीज़ बाहर के देश से इंपोर्ट करता है, राइट, तो जो बाहर के देश की जो चीज़ें उनका प्राइस बढ़ गया होगा, तो क्या करते हैं, जो बढ़ा हुआ प्राइस है बाहर का वो कंज्यूमर के तरफ जो ख़रीदार है उसके यहाँ पे डाल देते हैं, तो उससे कंपनी को लॉस ना हो जाए। तो क्लासिक एग्जांपल है क्रूड ऑयल, राइट। जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ती है, इनकेस वो रेगुलेटेड नहीं रहेगा तो क्या होता है, जब क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेंगी और कीमत बढ़ेगी और जब हम लोग वो इम्पोर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो हमारी पेट्रोल की प्राइस और डीजल की प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये हो गया ड्यू टू द इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, राइट। चौथा रीज़न क्या रहता है, जब कोई भी कंट्री की करेंसी डिप्रिशिएट होती है तो इन्फ्लेशन हो जाता है। चलो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ यूएस में $1 में एक पेन मिलता है, राइट, और करंटली $1 ₹80 के बराबर है, ऐसे हम लोग एज्यूम करते हैं। लेकिन जब इंडिया की करेंसी डिप्रिशिएट होके ₹100 हो जाएगी, तो वही एक पेन खरीदने के लिए मुझे यहाँ पे ₹100 लगेंगे। क्यों? क्योंकि जो करेंसी डिप्रिशिएट होगी, तो व्हेनेवर द करेंसी डिप्रिशिएट, करेंसी का मूल्यांकन कम हो जाता है, तो क्या होता है, महंगा होता है चीज़ जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं। तो दिस इज़ अनदर फैक्टर। 1980s के ज़माने में ₹10 की नोट होना पॉकेट में भी बहुत बड़ा माना जाता था, लेकिन शायद अभी ₹2000 की नोट भी कम पड़ती है। ये है द क्लासिक केस ऑफ द इन्फ्लेशन। मीन्स जब टाइम जाता है तो इन्फ्लेशन के कारण जो रुपये का जो वैल्यू रहता है, वो परचेसिंग पावर आपकी कम हो जाती है। अभी जो आपने बहुत बार सुना होगा ये इन्फ्लेशन रेट, हर टाइम हर कंट्री का इन्फ्लेशन रेट हर मंथ डिक्लेयर होता है। तो ये इन्फ्लेशन रेट कैसे कैलकुलेट करती कंट्री? तो इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करने के लिए दे यूज़ द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो क्या होता है कि जो कोई भी कंट्री है, तो एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का एक बास्केट होता है। उस बास्केट में काफ़ी सारी चीज़ें होती है, लाइक 100 से लेके 1000 और 5000 चीज़ें हो सकती है। हर एक देश का अलग अलग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बास्केट होता है। जैसे इंडिया में वो आई थिंक 299 आइटम्स है वो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बास्केट में। तो वो 298 में सपोज एक पेन हो, राइट, तो कीमत ₹10 है, राइट, इस महीने के स्टार्टिंग में, और महीने के अंत में उस पेन की कीमत ₹12 होगी, राइट। तो क्या हुआ, तो ₹2 से पेन की कीमत बढ़ गई, तो इसका मतलब 20% इंक्रीज़ हुआ, राइट, उस पेन में। तो उस पेन के लिए 20% इंक्रीज़ हुआ इस महीने के लिए। ऐसे करके वो जो जितने सारे आइटम्स रहते हैं उसका वो एवरेज निकाल के वो टोटल इन्फ्लेशन रेट आ जाता। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में नॉट ओनली द कंज्यूमर बट कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज गेट्स कैलकुलेटेड। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बास्केट रहता है, उसमें क्या रहता है कि जो सपोज़ कंट्री ने डिसाइड किया कि मेरे बास्केट में 1000 आइटम्स रहेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज, तो वो फाइनलाइज करते हैं और उस पर हर एक चीज़ों के लिए वेटेज रहता है। जैसे कि
हेल्थ केयर और या मेडिसिन के लिए इतना वेटेज है या फूड के लिए इतना वेटेज है। तो हर कंट्री का कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट अलग होता है, उसमें वेटेजेस अलग होते हैं, उनका कैलकुलेशन करने का जो स्टाइल रहता है, कभी कभी वो होलसेल प्राइस इंडेक्स भी कंसिडर करते हैं, कभी कभी सिर्फ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कंसिडर करते हैं। तो वो सब मिला के वो इन्फ्लेशन रेट आता है हर महीने। सेंट्रल बैंक कोई भी देश की सेंट्रल बैंक ये जो इन्फ्लेशन रेट डिक्लेयर करती है कि सपोज़ जुलाई 2024 में इंडिया का इन्फ्लेशन रेट 3.54% था, उसी टाइम पे यूएस का इन्फ्लेशन रेट 2.9%, ऑस्ट्रेलिया का 3.8% एंड यूके का आई थिंक 2.2%। सो ये अलग अलग इन्फ्लेशन रेट आ गया, राइट। लेकिन इसका मतलब ये है कि जो बास्केट है, जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बास्केट है, उसमें ऐसी भी चीज़ें हो सकती है जिसका शायद रेट या दाम बढ़ता ही ना हो, या शायद कम होता हुआ हो। लाइक जैसे कि मैंने सपोज़ एक सोनी का टीवी है, राइट, वो उसकी कीमत सपोज़ 50,000 है, लेकिन नेक्स्ट मंथ बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का प्राइस कम हो गया तो उसकी कीमत 40,000 होगी। तो उससे क्या हुआ कि वो जो आइटम है उसका प्राइस नीचे आ गया। तो इट्स ऑलवेज डिपेंड लाइक व्हाट आर द आइटम्स दे हैव इन द कंज्यूमर इंडेक्स बास्केट्स, राइट, और उसके ऊपर से उसका इन्फ्लेशन रेट आ जाता है। जुलाई 2024 में जब इंडिया ने अपना इन्फ्लेशन रेट 3.54% डिक्लेयर किया, तो उसमें उन्होंने स्टेट वाइज भी इन्फ्लेशन, आपको पता है कि लोएस्ट इन्फ्लेशन रेट इंडिया में कौन से स्टेट में है? वो है सिक्किम 0.76%। और उसके बाद आता है गोवा और झारखंड का नंबर। गोवा का इन्फ्लेशन रेट 1.71% है और झारखंड का 1.72%। सबसे हाईएस्ट इन्फ्लेशन रेट कौन से स्टेट में इंडिया में? तो वो है बिहार 5.87%। ये सब डेटा मॉस्पी गवर्नमेंट के वेबसाइट पे अवेलेबल है। आई पुट दैट लिंक इन दिस डिस्क्रिप्शन इफ़ यू वांट टू रिफर दैट। तो इसका मतलब ये हो गया कि चलो भाई बैग उठा के सिक्किम जाते, नहीं तो गोवा जाके रहते हैं, एटलीस्ट वहाँ पे इतनी महंगाई नहीं है बिहार के कंपैरिजन। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो तो ये इन्फ्लेशन रेट रियली वर्क होता है? जैसे कि सपोज़ इंडिया का इन्फ्लेशन रेट जुलाई 2024 में 3.54% डिक्लेयर होगा, लेकिन जब आप मार्केट में जाते हैं कुछ ख़रीदने के लिए, तब देखते कि भाई टमाटर तो लास्ट महीने 20 रुपये थे और सडनली अभी 50 रुपये किलो हो गए। तो इसका मतलब 150% जंप हो गया टमाटर के प्राइस में, राइट। सपोज़ 1,00,000 रुपये महीने की स्कूल की फ़ीस हो आपके बच्चों की, तो वो जो नेक्स्ट ईयर बढ़ाएंगे वो सीधा 1,20,000 करेंगे या 1,10,000 करेंगे। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कंसिडर नहीं करेंगे कि भाई अरे कंट्री का तो 3.54% ही बढ़ रहा है, तो हम कैसे 10% और 20% बढ़ाएंगे। तीसरा एग्जांपल है जैसे कि आपके बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल बस वाला आता होगा, वो शायद 1,000 रुपया महीने का लेता होगा, लेकिन सडनली नेक्स्ट मंथ वो बोलेगा कि सर कि सब महंगा हो गया है, तो अभी बस का जो भाड़ा है वो 1,000 से मैं 1,500 कर रहा हूँ। तो सीधा 50% जंप हो गया वो इन्फ्लेशन में। वो ऐसा नहीं बोलेगा नहीं कंट्री का 3.5% या 4% पकड़ो, तो 1,000 का मैं सिर्फ 35 रुपीज़ ही बढ़ाऊँगा, 1,000 से 1,35 होगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। सो जो इन्फ्लेशन रेट रहता है वो इज़ लाइक द बिग टर्म रहता है। लेकिन जब आप मार्केट में जाते हो कोई चीज़ खरीदने के लिए और वो सर्विस लेने के लिए, तो आपको पता है आपके पॉकेट को वो पता चलता है कि रियल महंगाई क्या है, कितना महंगा। अब नेक्स्ट टाइम आप मार्केट जाओगे और ये महंगाई महसूस करोगे, तो आप सोचो कि ये कौन से कैटेगरी टाइप में आ जाएगी महंगाई। इज़ इट बिकॉज ऑफ टू मच मनी इन द मार्केट? इज़ इट बिकॉज ऑफ डिमांड सप्लाई इनबैलेंस? और ये कि आपकी रुपीज़ डिप्रिशिएट होगी इसके कारण महंगाई है, या बिकॉज ऑफ द इम्पोर्टेड गुड्स? सो आप सोचिए कि ये जो महंगाई है ये किसके कारण है। आपको तो पता है, और बहुत सारे रीज़न्स होते हैं महंगाई के, लेकिन ये जो चार बड़े मोटे मोटे रीज़न्स हैं। चलो अभी हम जानते हैं कि हाउ यू कैन प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फ्लेशन। आप महंगाई से कैसे आपको बचा सकते हैं। कि बचाने के लिए आपने शायद मेरा जो गोल्ड का वीडियो देखा होगा, तो उसमें मैंने क्या लिखा था कि गोल्ड इज़ हेज अगेंस्ट द एक्सट्रीम फियर और द इन्फ्लेशन। तो जब
जो इन्फ्लेशन होता है, जब प्राइसेस बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली गोल्ड का को रिलेशन रहता है, तो गोल्ड के प्राइसेस भी बढ़ते हैं। जैसे महंगाई बढ़ेगी वैसे गोल्ड ही बढ़ेगा, राइट। दूसरी चीज़ है, आप ऐसे एसेट में इन्वेस्ट करो जो इन्फ्लेशन रेट से ज़्यादा बढ़ते हो, जैसे कि इक्विटी, स्टॉक्स, राइट, जो इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। तो आपको एक चीज़ करनी है, जो इन्फ्लेशन है, सपोज 3.5% का इन्फ्लेशन चल रहा है और जीडीपी आपकी 7.5% से बढ़ रही है, तो क्या होगा, तो जीडीपी प्लस इन्फ्लेशन, तो 7.5 प्लस 3.5 कितना हुआ, तो 11%। तो एटलीस्ट आपका जो रिटर्न है वो 12% हर साल मिलेगा, तो आप इन्फ्लेशन से सेफ हो सकते हो। और जो बेस्ट तरीका है वो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आप अपना इनकम बढ़ाइए, रेवेन्यू बढ़ाइए, आपकी सैलरी बढ़ाइए, तो ही आप वो इन्फ्लेशन से फाइट कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। चलो फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक पर। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, थैंक यू।